हेलो, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत हमने किया था और आपको बताया था कि समाज किस तरह 3 वर्गों में विभाजित था। ये आपको हम बता चुके हैं। यहाँ तक आपका हो चुका है समाज का बंटवारा 3 वर्गों में। पहला वर्ग पादरी, कोई कर नहीं देता था, विशेष अधिकार प्राप्त थे। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग, बड़ी बड़ी जमीनें थी, ये भी कर नहीं देता था। और तीसरा वर्ग जो कि था किसान का, मजदूर का, व्यापारी का और आम जनता का। और यही वर्ग सबसे अधिक क्या देता था, कर भी देता था। यही असमानता आगे चल करके क्या बन गई, यही असमानता आगे चल करके फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी कारण भी बनी। तो इससे पहले कि हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाने, हम पहले जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रवाद कहते किसको है, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि भैया ये जो हो रहा है ना क्रांति, ये हो क्यों रहा है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद कहते किसको है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे राष्ट्रवाद के परिभाषा से। ठीक है। अब जब राष्ट्रवाद की परिभाषा की बात करते हैं ना, तो जब किसी देश के लोग अपने देश के प्रति क्या बोल रहे हैं कि जब किसी देश के लोग अपने देश के प्रति प्रेम, एकता, गौरव और स्वतंत्रता की भावना, क्या प्रेम, एकता, गौरव और स्वतंत्रता की भावना किसी देश के लोगों में उत्पन्न हो जाए, उस भावना को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। अगर मेरे मन में अपने देश इंडिया के लिए प्रेम जग जाए, हम ये माने कि सारा दुनिया, जो पूरा इंडिया जो है मेरा भाई बहन है, हम सब भाईचारे में रहते हैं, हमारे बीच एकता है, देश के प्रति गौरव फील करने लगे, देश के लिए आजादी की इच्छा रखते हैं, ये मेरे अंदर कौन सी भावना है, ये मेरे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। अब हम लोग बात करते हैं एक सरल भाषा में इस राष्ट्रवाद को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, जब सरल भाषा में आप राष्ट्रवाद की बात करोगे तो सरल भाषा में होता क्या है कि हर यदि देश का हर व्यक्ति यह महसूस करे कि कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अगर सारे लोग, पूरे देश के लोग उस चीज को अगर फील कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया को फील करते हैं, तो यही है राष्ट्रवाद। क्राइटेरिया क्या है, हम सभी क्या है, एक है। हमारी संस्कृति क्या है, तो यह संस्कृति हमारी एक है। भविष्य कैसा होगा, हमारा भविष्य भी एक है। और हमें अपने देश को स्वयं चलाना चाहिए। जब ये 4 बातें आपके मन में आ जाएगी, तो इसी बात को क्या बोलते हैं, इसी बात को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कि छोटा छोटा पॉइंट है कि राष्ट्रवाद कहते किसको है, तो देश के प्रति प्रेम, एकता, गौरव और स्वतंत्रता की भावना अगर है, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। आसान भाषा में बोले तो अगर मेरे मन में फील आए कि हम सभी एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा भविष्य भी क्या है, एक है, और हमें इस देश को स्वयं चलाना चाहिए, तो ये फीलिंग जब हम फील करने लग जाएंगे, तो इसी फीलिंग को क्या बोलेंगे, इसी फीलिंग को बोलेंगे राष्ट्रवाद। ठीक है। अब राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व की बात करते हैं, मुख्य तत्व की बात करते हैं। जब आप राष्ट्रवाद के मुख्य तत्व की बात करोगे, तो मुख्य तत्व में आता है क्या, तो पहला पॉइंट वही है, रिपीट हो रहा है, देश के प्रति प्रेम। फिर रिपीट हो रहा है एकता, समान संस्कृति, हमारे देश का संस्कृति एक जैसा होना चाहिए। हमारा इतिहास कैसा होगा, एक जैसा होगा। भाषा समान होगी और मन में कैसी इच्छा होगी, तो भैया मेरे मन में स्वतंत्रता की इच्छा होगी। ठीक है। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि भारत के लोग देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं, अगर भारत के लोगों को महसूस हो रहा है कि देश खतरे में है, तो अगर वो एकजुट हो जाएंगे, तो जब वो एकजुट हो जाएंगे ना, तो इसी एकजुट होने की भावना को क्या बोलेंगे, इसी भावना को हम लोग राष्ट्रवाद बोलेंगे। अब आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है। तो आप सिंपल इसका एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, देश के लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता, गौरव, स्वतंत्रता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जब देश का लोग ये सब चीज फील करने लगेगा, देश के प्रति प्रेम, एकता, गौरव और स्वतंत्रता की भावना, इसको क्या बोलेंगे, तो भैया इसको हम बोलेंगे राष्ट्रवाद। ठीक है। अब समझते हैं राष्ट्र राज्य यानी कि नेशन स्टेट किसको कहते हैं। तो नेशन स्टेट का कुछ शर्त है, कुछ अर्थ है। अर्थ क्या है नेशन स्टेट का, ऐसा देश जहां, अब 4 क्राइटेरिया इसके लिए भी है, ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरकार एक होनी चाहिए, देश का सीमा निश्चित होना चाहिए। अब मान लीजिए ये अपना देश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस हम समझाने के लिए बना रहे हैं। सीमा निश्चित है ना इसका, एक तरफ नेपाल है, चाइना है, अलग अलग देश है, नीचे श्रीलंका है, सीमा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए।
जनता के पास वोटिंग का अधिकार हो और अपना नेता चुनने का अधिकार हो, यानी अपना प्रतिनिधि जनता खुद चुनेगी। और लोग खुद को क्या मानेंगे, स्वयं को एक राष्ट्र मानेंगे। इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्र राज्य मानेंगे। अब ये आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा जब हम आपको बताएंगे कि इससे पहले जो दुनिया चल रही थी राजा महाराजा के समय में, उस समय पर क्या स्थिति हुआ करती थी। तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं। तो आपको पता है ना कि पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा होते थे। अब राजा को अगर मन कर रहा है कि हम एक क्या बनाए, हम एक कानून बनाए, तो राजा जब कानून बनाएगा तो क्या राजा अपनी जनता से पूछेगा, नहीं पूछेगा। अब राजा एक कानून लाएगा कि मान लेते हैं कोई अगर एक छोटा सा एक कानून ये है कि हम आज के बाद बिना मुकदमा बिना किसी दलील के लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। इसका कोई मुकदमा नहीं होगा, इसको डायरेक्ट सजा मिल जाएगा। ये कानून राजा बना देगा। अगर राजा कानून बनाएगा तो क्या राजा आपसे पूछने आएगा, नहीं पूछने आएगा। तो क्या इस कानून में आपकी भागीदारी थी, नहीं थी। तो अगर नहीं थी तो क्या आप इसको राष्ट्रीय राज्य बोलेंगे, नहीं बोल सकते ना, नहीं बोलेंगे। क्योंकि आप उसमें क्या पढ़ के आ रहे हो अभी ऊपर में, उसमें आप पढ़ के आ रहे हो कि एक सरकार होना चाहिए। तो बोलेगा कि सरकार तो भैया एक गो है, राजा तो एक गो होगा। हाँ, निश्चित सीमा होना चाहिए। तो सीमा तो उस समय भी फिक्स था। अगर ये बिहार है, बिहार में कोई राजा है, तो बिहार का सीमा तो उस समय भी फिक्स था, ये भी ठीक। लेकिन यहां से एक चेंज आ रहा है। क्या राजा को आप चुन सकते थे, नहीं चुन सकते थे। राजा वही बनेगा जिसके पहले पिता राजा थे, अब वो राजा बनेगा। अब अगर ये राजा है तो इसका बेटा राजा बनेगा। क्या आप खुद को राष्ट्र मान सकते हैं, कैसे मानेंगे। आपके पास अधिकार है कुछ सोचने समझने का, कुछ सलाह मशवरा करने का, नहीं है। तो आप राष्ट्रराज नहीं हुए। अब बाद में क्या हुआ, तो बाद में यही चीज जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो लोगों को फील हुआ कि भैया ऐसा तो नहीं है चलेगा। तो नहीं चलेगा तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अब ये देश किसका है, अब ये देश राजा का नहीं है, ये देश किसका है, अब ये देश जनता का है। यहां से राजा का पत्ता हो जाएगा साफ। ये देश किसका है, ये देश है जनता का। कौन चलाएगा, तो जनता चलाएगी। और यहाँ से क्या शुरू हुआ, राष्ट्र राज्य की भावना का शुरुआत हो गया। लोगों के मन में राष्ट्र राज्य की भावना आने लग गई। अब इसकी विशेषता समझिए। आप ऊपर भी पढ़े हो, निश्चित सीमा होगा, एक सरकार होगी, नागरिकों का अधिकार होगा। किस चीज का, तो नागरिक वोटिंग करेंगे। वोटिंग करके क्या चुनेंगे, अपना नेता चुनेंगे। सबके लिए कानून समान होगा और राष्ट्रीय एकता सबके अंदर होगी। तब इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्र राज्य की हम विशेषताएं इसको बोलेंगे। अब इस राष्ट्र राज्य की विशेषता में राष्ट्र और राज्य में आपसे अंतर भी पूछा जाता है। तो एक में क्या लिखोगे आप कि लोगों का समूह था, ये शासन व्यवस्था, संस्कृति से जुड़ा था और एक सरकार से जुड़ा हुआ था। इतना ही लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा आपको इस पर डिटेल में नहीं जाना। अब आइए बात करते हैं किसकी, अब अपना टॉपिक शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। कब हुआ फ्रांसीसी क्रांति, तो सर 1789 में हुआ। परिचय की बात करें तो 1789 में फ्रांस में ये बहुत बड़ी क्रांति थी। क्या थी, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसने क्या किया इसने पूरे यूरोप की क्या बदल दी, इसने पूरे यूरोप की राजनीति बदल कर रख दी। और इस क्रांति को ही राष्ट्रवाद का जनक मानते, इसी क्रांति को क्या मानते हैं, हम राष्ट्रवाद का जनक मानते हैं। क्योंकि ये क्रांति जब हुई तभी लोगों के मन में क्या फील आया कि ये देश मेरा है, हमको इस देश को चलाना चाहिए, हमें इस देश को आजाद करना चाहिए। ये कब आया, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब कोई भी चीज हो रहा है तो उसके पीछे का कारण होगा, उसके पीछे क्या होगा, कारण होगा। तो जाहिर सी बात है फ्रांसीसी क्रांति का भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो उसमें भी 4 कारण है, चारों कारण आपको समझना है। पहला कारण है सामाजिक असमानता। आपको हम पहले बोले ना, समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था, वर्ग 1, वर्ग 2 और एक था वर्ग 3। पहला जो वर्ग था वो था पादरी वाला वर्ग, दूसरा वर्ग था क्या, कुलीन वर्ग, तीसरा वर्ग क्या था, मजदूर वाला वर्ग, किसान वाला वर्ग। तो आपको पहले हम बताएं कि पादरी वर्ग के पास बहुत सारे पैसे थे, टैक्स नहीं देता था। कुलीन वर्ग के पास बहुत सारे जमीन थे, ये भी टैक्स नहीं देता था। इस बेचारे के पास ना तो जमीन थी
ना पैसे थे, लेकिन ये क्या देता था? टैक्स देता था। इन दोनों के बदले का भी टैक्स कौन देता था? तीसरा वर्ग देता था। अब 3 वर्ग है, उसमें से 2 वर्ग टैक्स नहीं दे रहा, एक वर्ग अकेला सब कुछ देख रहा है, तो ये असमानता है ना। ये असमानता है, तो इस असमानता से दुखी होकर के लोगों ने क्या शुरू किया? लोगों ने कहा कि हम तो भैया क्रांति करेंगे, मार तो होगा। ठीक। अब आया दूसरा बात, आर्थिक संकट। अब आर्थिक संकट का मतलब क्या है? उस समय फ्रांस पर बहुत कर्जा था। क्या था? बहुत कर्जा था। और कर्जा चुकाने के लिए सरकार किस पर दबाव बना रही थी? तो सरकार जनता पर दबाव बना रही थी, कि कह रही थी कि पैसा हम जनता से वसूलेंगे। तो वसूलने का तरीका क्या अपनाया? फॉर एग्जाम्पल, आप महीने में 100 रुपया कमाते हो, और हम आपको बोले कि तुम्हारे देश पर 100 रुपया, तुम्हारे देश पर जो कर्जा है उसको तोड़ने के लिए तुमको अपनी कमाई में से क्या देना पड़ेगा? तो तुमको अपनी कमाई में से 90 रुपया टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये तो आपके लिए जुर्म वाली बात हो गई। सरकार आप पर क्या बना रही है? दबाव बना रही है कि भैया मानोगे कैसे नहीं, देना तो है ही। तो जब दबाव बढ़ेगा तो लोगों में गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आएगा तो क्या होगा? बवाल होगा, क्रांति होगी। ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण है कि जो राजा था ना, उस समय राजा था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। ये बेकार राजा था, बिल्कुल निरंकुश था ये। निरंकुश का मतलब, ये जनता का कोई बातें नहीं सुनता था। बोलते रहो, जो करना है करते रहो, कोई मतलब नहीं है, वो सुनेगा नहीं, उसके मन में जो आएगा वो करेगा। तो ये 3 कारण हुआ। अब नहीं सुनेगा तो इससे भी तो आपको दुख होगा ना, कि मेरा राजा है, मेरी बात नहीं सुनता, कुछ बोलो तो मारपीट करवा देता है, सैनिक मारने पीटने लग जाते हैं। तो आपको इससे भी परेशानी होगी। तभी कुछ विचारक आते हैं यूरोप के अंदर। कौन आते हैं? विचारक। जब ये विचारक आए तो लोगों का हुआ ज्ञानोदय। क्या हुआ? ज्ञानोदय। लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध की तरह क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस विचारक ने, इस स्कॉलर ने कहा कि सभी बराबर हैं। सभी क्या है? बराबर है। ना कोई कुलीन वर्ग में है, ना कोई पादरी है, ना कोई किसान है। वर्गित समाज का वर्गीकरण नहीं है। सब क्या है? एक जैसा है। क्या है? एक जैसा है। लोगों को लगा कि वाह भैया बड़ा अच्छा बात बोले, सब तो एक जैसा है। फिर यही स्कॉलर समझाया कि हमको क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हम आजाद होंगे। लोगों को लगा कि हाँ ये बात तो सही है, हमको तो पता नहीं था। जनता को क्या मिलेगा? फिर स्कॉलर ने कहा कि जनता को क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार किस चीज का? वोटिंग का। अधिकार किस चीज का? फ्रीडम टू स्पीच का, फ्रीडम टू मूव का। आपको हर चीज का क्या मिलना चाहिए? तो आपको हर चीज का अधिकार मिलना चाहिए। और इन्हीं विचारों ने जनता को क्या किया? इन्हीं विचारों ने जनता को कर दिया जागरूक। अब जनता में क्या आ गई? जागरूकता आ गई। जागरूकता आई तो क्रांति क्या हो गई? शुरू हो गई। अब क्रांति होगी तो कुछ प्रमुख नारे भी लगाए जाएंगे। ठीक है। भारत में भी जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत सारे नारे दिए गए, तो नारे तो वहां भी होंगे। आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो नारे हैं ये आपका बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, समझिएगा। पहला नारा स्वतंत्रता, लिबर्टी का नारा कि भैया आजादी चाहिए। दूसरा नारा समानता, इक्विलिटी का, हम सभी एक समान हैं, हमें समानता होनी चाहिए। अगला बंधुत्व यानी कि फर्टिलिटी, हम सभी के अंदर भाईचारे वाली भावना है, हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, हमारे अंदर ये भावना, ये नारा हमने दी। अब क्रांति हुई। कुछ भी बवाल अगर होता है ना तो बवाल का रिजल्ट जरूर आता है। रिजल्ट आएगा, फ्रांसीसी क्रांति का भी रिजल्ट आएगा। हाँ सर। तो क्या आया? राजतंत्र कमजोर हो गया। जो ये लुई 16वां है, इसकी पावर क्या हो गई? घट गई। जनता को क्या मिला? अधिकार मिला। राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास, बढ़ावा मिला। लोकतंत्र की शुरुआत हुई। कैसे लोकतंत्र की शुरुआत हुई? तो जनता ने दिया वोट, जनता ने चुना अपना नेता। ठीक है। जनता को मिलने लग गया अधिकार। तो जैसे ही अधिकार की बात आ रही है, जनता खुद को राज्य राष्ट्र मान रहा है, तो क्या है ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र नहीं होगा ये सभी चीजें आपको मिल ही नहीं सकती। ठीक है। अगला क्या हुआ? पूरे यूरोप में क्रांति फैल गई। अगला क्या हुआ? पूरे यूरोप में ये क्रांति फैल गई। अब आपको याद रखने लायक बातें क्या क्या याद रखनी है? आप जो याद रखोगे वो सारी चीजें क्या क्या है? तो पहला चीज है कि 1789 में क्या हुआ?
तो भैया 1789 में क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति हो गया। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? स्ट्रॉमिक ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल के किले पर जनता के द्वारा हमला। ये हमला कौन किया था? ये हमला किया जनता ने। जनता ने क्यों हमला किया? जनता हमला किया था औजार के लिए, हथियार के लिए। जितने भी हथियार वगैरह थे, गोली बम बंदूक, सब कहाँ रखा हुआ था? बेस्टाइल के किले में। जनता को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो जनता क्या करेगी? हमला करके छीनेगी। कब हुआ बेस्टाइल? तो बेस्टाइल हुआ था कब? ये हुआ 14 जुलाई 1789 में। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर है लिखा हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र राज्य क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, मुख्य नारा, और फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था, आपको पता है। नारा 3-4 दिया गया, ये भी आपको पता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ करके जाएंगे। क्लास के बाद आप इसको लिखने का भी कोशिश करेंगे खुद से। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पूरा बना बनाया, तो आप कमेंट करेंगे, आपको ये पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब याद रखना कैसे है? 1789 में क्या हुआ? 1789 में क्या हो गया? फ्रांसीसी क्रांति हो गई। आगे अब रिवीजन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। इस फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या चीजें दी गई? तो फ्रांसीसी क्रांति में भैया 3 नारे दिए गए। क्या दिए गए? 3 नारे। पहला नारा दिया गया स्वतंत्रता का, यानी लिबर्टी का। दूसरा नारा दिया गया इक्वालिटी का। तीसरा नारा दिया गया फर्टिलिटी का। इसका मतलब अभी आपको पीछे बता करके हम आ रहे हैं कि क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, फर्टिलिटी क्या है। अब अगला चीज इसमें क्या किया गया? तो अगला चीज इसमें किया गया क्या? समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता वर्ग। पादरी वर्ग के पास बहुत सारे अधिकार थे, और क्या नहीं देना पड़ता था? तो भैया ये टैक्स नहीं देता था। क्या नहीं देता था? टैक्स नहीं देता था। कुलीन वर्ग के पास इसमें जमींदार लोग होते थे, सामंत लोग होते थे, ये भी क्या नहीं देता था? भैया ये भी टैक्स नहीं देता था। क्या इसके पास पैसा था? पैसा था? नहीं था। क्या इसके पास जमीनें थी? नहीं थी। क्या ये टैक्स देता था? हाँ, ये बिल्कुल टैक्स देता था, और ये सबसे ज्यादा टैक्स देता था। कौन वर्ग? ये जो आम जनता का वर्ग है, ये क्या दे रहा है? ये सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। चलिए, अब 1 मिनट में आपका हम रिवीजन कराते हैं, और रिवीजन के बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका। पार्ट 2 यहाँ पर खत्म करेंगे, फिर हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, और पार्ट 3 में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाए। ठीक है। 1789 में क्या था? सामंतवाद था। क्या था? सामंतवाद। इसके बाद क्या शुरू हो गया? क्रांति शुरू हो गया। समाज 3 वर्गों में बटा था। राष्ट्रवाद का अर्थ आपको पता है, डिफिनेशन आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है। 1789 में क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति। प्रमुख नारे क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे थे। और फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव रख दी। ठीक है। अब समझने वाली बात आपको क्या है? ये रिवीजन वाला पॉइंट नोट्स आपको याद करना है, तो रिवीजन वाला पॉइंट तो आप याद करोगे ही करोगे। ठीक है। ये नोट्स भी आपको याद करना है। आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं, मुश्किल से 5 से 6 महीने है। अब इस 6 महीने में आपको लिखना भी है, याद भी करना है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको ये पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे, आप वीडियो देखिए। वीडियो में अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। क्या? कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप हमको कमेंट करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, तैयारी अच्छे से करिए। धन्यवाद।